स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी दिवस को मनाने राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम। लेकिन इससे पूर्व स्वामी जी गए सेवाग्राम आश्रम, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि को प्रणाम करके स्वामी जी पहुंचे भाई राजीव जी के बलिदान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सेवाग्राम के कार्यक्रम में, जहां स्वामी जी और गणमान्य व्यक्तियों ने भाई राजीव दीक्षित जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वदेशी का प्रतीक खादी के धागे से बनी माला पहनाई एवं ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से स्मृति चिन्ह व कार्यकर्ताओं ने चरखा भेंट किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज के चरणों में नमन। 30 नवंबर भाई राजीव जी दीक्षित का जन्मदिन भी है और पुण्यतिथि भी। आज ये दिन संकल्प का दिन है। भाई राजीव जी ने जो विचार हमें दिया, उस विचारों को अपने आचरण में उतारना और उसका संकल्प लेना कि मैं पूरे जीवन में स्वदेशी, केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं, वस्तु तो रहेगी, कपड़ा है, साबुन है, तेल है, इनसे परे स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, स्वदेशी भेषज, इन समस्त चीजों का हम अपने जीवन में आकलन करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हमारे बीच पूजनीय स्वामी जी महाराज उपस्थित है, वही हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आदरणीय स्वामी जी, मंच पर बैठे हुए साथियों, माताओं और बहनों, आदरणीय स्वामी जी के, राजीव के और महात्मा गांधी के उस स्वदेशी के सपने को, जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ा था और फिर आगे बढ़ेगा, उस अभियान में हम सब लोग एक साथ होकर के बुलंदी के साथ आगे बढ़े, इस आशा के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं, आदरणीय स्वामी जी का भी। लेकिन मित्रों, जब राजीव विद्यार्थी था, और छोटी सी घटना है, हमारे शहर में दंगा हो गया था। इलाहाबाद शहर का बाशिंदा हूं। गांव गांव गली गली जा करके हम लोग उसके शमन में लगे हुए थे। हमें एक चित्र प्रदर्शनी लगानी थी। उस जमाने में एक धर्मयुग करके पत्रिका छपती थी। उस धर्मयुग में 2 बहुत अच्छे चित्र छपे थे कवर पर। पूरे शहर में मैं ढूंढ डाला, तमाम शहर लेखकों का है, साहित्यकारों का है, 100 से ज्यादा, कई 100 मेरे मित्र हैं जो शहर में साहित्यकार हैं, जो नियमित रूप से उस जमाने में धर्मयुग पढ़ते थे। बहुतों से मैंने चर्चा की, लेकिन नहीं मिला। अंत में एक दिन ये जो नौजवान आपके बगल में खड़ा है, राजीव दीक्षित, जब छोटा सा, मेरे ख्याल शायद 10वीं का विद्यार्थी था, और राजीव उस समय शायद BSc का विद्यार्थी था। लेकिन ये विद्यार्थी रोज एक दुकान, जो साहित्य की दुकान थी जहां मैं बैठता था, ये नौजवान आते थे, वहां से ले जाते थे। एक दिन सहजी मैंने पूछा, भाई तुम लोग धर्मयुग ले जाते हो, उसको क्या करते हो, पढ़ते हो या कुछ रखते भी हो? कहा नहीं, सब संभाल के रखा हुआ, पढ़ते भी रखे भी हैं। बैठे हुए मित्रों, यकीन नहीं होगा, जब उस दिन उत्सुकता बस में इसके घर गया तो पूरा धर्मयुग और दिनमान के अंक उसके कमरे में सजे हुए ऐसे रखे थे कि जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या रखेगा। यहां से शुरू होता है राजीव बनना। दूसरा मित्रों, जब हम लोग कार्यालय में बैठते थे आजादी बचाओ आंदोलन के, सवेरे हम लोग आमतौर पर ये तो 9-10 बजे आते थे यूनिवर्सिटी से पढ़ा करके, शाम को देर से भी। लेकिन शाम को उठने का कोई समय नहीं होता था। हालांकि स्वामी जी के निर्देशों के अनुसार हमें 10 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन काम का भूत इतना सवार था कि रात को कब 11, 12, 1 बजते थे पता नहीं होता था। लेकिन राजीव की विशेषता थी
कि उस दिन की जो डाक आई हुई है, जो पाठकों शुभचिंतकों ने लिखा है कि हमें इसका जवाब चाहिए, जब तक वह पत्र निपट नहीं जाता था, जब तक वह लिख करके उसको पड़ोस के डाकखाने में जा करके डाल नहीं देता था, तब तक घर वापस नहीं जाता था सोने के लिए। इसलिए मित्रों, और तीसरा राजीव बनने का नुस्खा है कि जिसकी अभी प्रदीप चर्चा कर रहे थे, स्वदेशी विदेशी की सूची। शहर में कई हमारे यहाँ विश्वविद्यालय भी हैं, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। कई साथी हमारे नौजवान जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, उन सब लोगों को यह जिम्मा दिया कि भाई हमें स्वदेशी विदेशी की सूची बनानी है। दर्जनों विद्यार्थी लगे, शोध छात्र लगे, 1-1.5 साल मेरे गुजर गए कि किसी तरह सूची बन जाए। किसी ने 2 जुटाया, किसी ने 1 जुटाया, किसी ने 5 जुटाया, लेकिन सूची पूरी नहीं हुई। अंत में जब राजीव लगा, और हम राजीव जब साइकिल लेकर के पूरे शहर में एक एक करके घूमते रहे, 1 महीने के अंदर वह सूची तैयार हो गई जो आपके सामने है। इसलिए मित्रों, लगन का नाम, पराक्रम का नाम, बिना थके लगे रहने का काम राजीव है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि राजीव की उन अच्छाइयों को, जिसकी वजह से वो इतने आगे बढ़े, और आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके जिन बुलंदियों पर वह जा सकता था, वह सपना अधूरा रह गया। लेकिन मैं यकीन करता हूं कि स्वामी जी और यहां बैठे हुए सभी लोग उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर स्वदेशी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भारत का सम्मान भी पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि तब भी स्वदेशी से हिंदुस्तान आगे बढ़ा था, और आज भी जब भी बढ़ेगा तो स्वदेशी से बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का हार्दिक स्वागत। परम पूज्य स्वामी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सबका सौभाग्य है वर्धा नगरी में, गांधी विनोबा की नगरी में स्वामी जी दूसरी बार आए। हम सब पूरे वर्धा की तरफ से, पूरे आयोजन की तरफ से और सभी स्वदेशी प्रेमी भाइयों बहनों की तरफ से उनको चरण वंदन करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों राजीव भाई के एक जुनून टाइप का था। उनको सारे अखबार चाहिए ही चाहिए। इनके यहां से तो मैगजीन मिला करती थी, अखबार वाला हमारे अखबार डाला करता था। तो डेली 2 अखबार, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन संडे के सारे अखबार हमारे यहाँ आते थे, क्योंकि उसमें जो संडे सप्लीमेंट निकलता है उसमें जो दुनिया भर की बातें निकलती हैं, उनकी कटिंग, उनकी मास्टरी राजीव भाई डॉट पेन से काट देते थे। मेरा काम काट के उसको फाइलिंग में करना रहता था। उस जमाने में जब हम अपने विद्यार्थी जीवन का खर्चा 2200 रुपये में चलाते थे, 800 रुपये सिर्फ अखबार और मैगजीन का खर्चा था। इतना जुनून था, और नहीं काटा तो फिर मुझे काफी डांट भी पड़ती थी, क्योंकि राजीव भाई बाहर घूमते थे, काट के रख जाते थे, फिर उनको मुझे फाइलिंग में लगाना पड़ता था। एक तरह का जुनून होता है जानकारी इकट्ठी करने का, सामग्री इकट्ठी करने का। मेरे पास पिछले 24 साल पहले की जो कटिंग्स है वो भी रखी हुई हैं अभी तक। थोड़ा डाटा कलेक्शन तो है ही, लेकिन एक जुनून है जिसको हमें सबको सीखना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा। जब तक वो जुनून नहीं आएगा तब तक हम वैसा नहीं बन सकते हैं। मुझे याद आया तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। इसके बाद स्वामी जी ने उन बच्चों को पुरस्कार भेंट किया जो 3 दिवसीय स्वदेशी मेले में आयोजित योग व निबंध प्रतियोगिता में टॉप 3 में आए। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, पूज्य बापू की तपोभूमि को और भाई राजीव दीक्षित की इस कर्म भूमि को उन्होंने वर्धा को केंद्र बनाया। यहां से बहुत कुछ उन्होंने पाया। भाई राजीव जी का अभाव वो मुझ सहित करोड़ों भाई बहनों के हृदय में सदा खटकता रहता है, क्योंकि राजीव भाई जैसा व्यक्ति
सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसमें इतनी महान प्रतिभा हो। वर्तमान सदी ही नहीं, ज्ञात इतिहास में शायद इतना ज्यादा मेधावी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। और ये इसलिए नहीं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक वास्तविकता है। जितना ऊंचा ज्ञान राजीव भाई का था, उतने ही वो बेमिसाल वक्ता भी थे, और केवल वक्ता ही नहीं थे, जो कहते थे वो जीते भी थे। पहले तो वक्ता होना ही बहुत बड़ी बात है। बोलने वाला व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे जीने लग जाए, तब वो मात्र एक वक्ता नहीं होता, वह एक महापुरुष हो जाता है। तो भाई राजीव जी का यद्यपि भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात होती है कि महापुरुष कभी मरते नहीं है। वो अपने विचारों से, वो अपने सिद्धांतों से, वो अपने आचरण से, वो अपने कृतित्व से, वो अपने व्यक्तित्व से युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। तो भाई राजीव जी का यद्यपि भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज नहीं सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे, और वो अपने विचारों के माध्यम से इस दुनिया में सदा अमर रहेंगे। ऐसे उस महायोद्धा को, महानायक को, उस स्वदेशी की, और मात्र एक स्वदेशी का ही एक व्यापक शब्द है ये, जिसमें हमारा स्व जुड़ा है, जिससे हमारा देश जुड़ा है। मानव समस्याएं चारों ओर हैं। हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा चरित्र, हमारा शील, हमारा सब कुछ खतरे में। भारत माता खून से लथपथ है। 250 से 300 जिले हमारे नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद की आग में झुलस रहे हैं, धधक रहे हैं। इस देश के 1% ताकतवर लोग माना कि साधन संपन्न हो गए, लेकिन 99% लोग इन पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण से दुख में, दरिद्रता में, अपमान, बेबसी की जिंदगी को जीने के विवश। और यदि देश की समस्याओं की बात की जाए तो अनगिनत है। देश की जो आज दुर्दशा के बारे में सोचते हैं तो दिल का बहुत वेदना होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि हमने इस धरती को मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं समझा। हमने देश को, स्वदेश को मात्र जल, जंगल, जमीन और सीमाओं में बंधा हुआ एक मात्र भूखंड नहीं समझा। हम अपने भारत को मां कहते हैं, और मां के सीने पर बैठ करके जब लोग वार करते हैं, उसका लोलुहान करते हैं, तब हमारा हृदय रोता है और भीतर से हमारा स्वाभिमान जागता है। और हर एक स्वाभिमानी व्यक्ति कहता है कि आज मेरी भारत माता को यदि चारों ओर से लूटा जा रहा है तो मैं इसका वह बेटा नहीं हूं। देश चले और मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं हुआ। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि फिर से भारत अपने उस गौरव में, उस स्वर्णिम अतीत को पुनः प्राप्त करे। और जो भारत कभी, जिसने पूरी दुनिया को सबसे पहले संस्कृति, सभ्यता, भाषा, दुनिया को सबसे पहले सब कुछ दिया जिस देश ने, और उस देश की दुर्दशा हम यदि चारों ओर से देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन लगता है कहां समाधान, कहां है। आदि यदि हम स्वदेशी की बात करें तो यद्यपि आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के भीतर स्वदेशी का भाव जगा और उसमें वो जीने भी लगे हैं, लेकिन आप यदि चारों तरफ देश को देखेंगे तो दशा बहुत खराब है। आज हमारे खेत तो देसी हैं, लेकिन उनमें कुछ जगह अब कुदरती खेती होने लगी है, लेकिन अधिकांश खेतों में खेत देसी, खाद और कीटनाशक विदेशी, बीज विदेशी,
आज पूरे देश की जो दुर्दशा देखते हैं, अभी तक तो हम इतना ही कहते थे कि भाई दुकान देसी है और उसमें माल विदेशी है, लेकिन अब तो दुकान भी विदेशी होगी और माल भी विदेशी होगा। बहुत बुरी हालत होने वाली है। अभी यदि हालात और आगे देखें तो यूं तो महात्मा गांधी जी का जो सपना था, पूज्य राजीव भाई जिस संकल्प में जीते थे, और हम सब भारतीयों का जो संकल्प है वो तो हर जगह टूटा है। आज हमारे स्कूल कॉलेज हमारे, लेकिन उनमें शिक्षा पद्धति विदेशी, भाषा विदेशी, संस्कृति सभ्यता विचार जो हमें दिए जा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से वो विदेशी, न्यायालय हमारे देशी, जज भी हमारे देशी, वकील भी हमारे देशी, लेकिन कानून तो सारे विदेशी जिनके आधार पर न्यायालयों में निर्णय सुनाए जाते हैं। जिसके लिए राजीव भाई भी बार बार कहा करते थे कि हमारे न्यायालयों में फैसले दिए जाते हैं, न्याय नहीं दिए जाते। जब तक कानून भारतीय नहीं होंगे तब तक भारतीयों को फैसले मिलते रहेंगे, और फैसलों से न्याय नहीं मिलता। न्याय तो तभी मिल सकता है जब ये विदेशी कानून खत्म हो हिंदुस्तान में। आज हमारे कानून विदेशी हैं, आज हमारी सारी, जहां पर भी देखें हमारा पूरा का पूरा तंत्र विदेशी है। अपने ऊपर ही देख रहे हैं, अपना दिल और दिमाग देखने को देसी है, लेकिन इसमें भाव और विचार ज्ञान जो है वो विदेशी भरा हुआ है। बाल देसी हैं, इन पर भी बहुतों के तो अभी तक भी साबुन शैम्पू शायद विदेशी लगता है। आज के बाद नहीं लगना चाहिए, भूल से भी। कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। वस्तु भी स्वदेशी हो और विचार भी 100% स्वदेशी हो, भाव भी 100% स्वदेशी का भाव हमारे भीतर जगे। तो मैं बात आपसे कह रहा था, चुनौतियां बहुत हैं, समाधान क्या है? हम रोज कोसते हैं कि सरकार जो है वो अब रिटेल के अंदर विदेशी पूंजी निवेश लेकर के आ रही है। जब जब ये विदेशी पूंजी निवेश जिस भी क्षेत्र में आया तब हाय तौबा तो मची, लेकिन परिणाम कुछ भी ना निकला। तो अब होना क्या चाहिए? तो मैं कह रहा था, कुछ प्रबुद्ध जन बैठे हुए सोच रहे थे, तो उसमें निष्कर्ष ये निकला, जब तक एक एक गांव गली मोहल्ला और शहर में जिंदा शहीद तैयार नहीं होंगे और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अहिंसक आक्रामकता के साथ, चाहे सरकार के नियम और कानून कैसे भी हों, जो स्वदेशी के भाव के साथ खड़े हों और सरकार की नीतियों का खुलेआम उनकी अवहेलना करें, उनकी अवमानना करें और ये कहें कि हम भारतीय हैं और भारतीयता के साथ जिएंगे, चाहे कानून कितने ही विदेशी हों, चाहे नीतियां कितने ही विदेशी हों। अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ हम डट जाएं कि चाहे वॉलमार्ट कितने ही खुल जाएं, उसमें से एक सामान बिकेगा नहीं। चाहे शराब के ठेके हमारे घर के सामने खुल जाए, सरकार चाहे घर घर में शराब की सप्लाई करने के लिए वो ऐसे वाहन बना दे। आजकल सरकार की योजना, और किसी के लिए तो बना ना पाई। अब कहते हैं कि वो चलते फिरते शराब की दुकान है। जैसे आज तक अभी ने तो सुना होगा कि चल चिकित्सालय तो सुना होगा। अब ये जो चलते फिरते सुराल है कि आपको होम डिलीवरी मिलेगी, बस आप कॉल कर दीजिए, आपके घर में ही शराब आ जाएगी। योजनाएं तो ऐसी, लेकिन व्यक्ति ऐसे तैयार हो जाएं, चाहे हमारे गांव में ही नहीं, हमारे घर के सामने शराब का ठेका हो और कोई पीने के लिए ना जाए। कत्ल खाने खुल गए हैं, खोल दिए गए हैं, लेकिन कत्ल खानों में कोई एक भी पशु को लेकर के ना जाए। माने ऐसी ये सरकारें जितनी उन्होंने क्रूरताएं की हैं, जितनी उन्होंने ये सारे की सारी अपसंस्कृति को फैलाने के लिए पूरा का पूरा जाल बिछाया है। एक ऐसा विचार हम पैदा कर दें कि महात्मा गांधी कहते थे, एक एक गांव में एक जिंदा शहीद तैयार हो जाए, एक समानांतर ऐसी शक्ति खड़े हो जाए एक एक गांव गली मोहल्ला और शहर में कि सारा चाहे विदेशी तंत्र फैला हो कि अब हम इसका अहिंसात्मक आक्रामकता के साथ, शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि जब तक हम ये कहते रहेंगे अब सब्जी तो है, अब वॉलमार्ट से खरीद ली और ठेले से खरीदी तो क्या फर्क पड़ता है।
सब्जी तो हमारी ही है ना। हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग मैं कहते थे, बोले बाबा जी आप कहते हो विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करो, किले एक्वाफिना पानी तो हमारा ही है ना उसमें। मैंने कहा पानी तो हमारा है लेकिन प्रॉफिट तो सारा विदेश में जा रहा है। अरे जब पानी हमारा है तो पैसा हमारे देश में क्यों नहीं रह सकता? थोड़ा आगे सोचो तो सही। पानी हमारा है तो पैसा विदेश में क्यों जाए? तो बात मैं कह रहा था, ऐसा एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और हम संकल्प ले लें कि हमको हर एक स्तर पर स्वदेशी का पालन करना है जीवन में। तो इस सारा जो विदेशी तंत्र फैला हुआ है ना, ये एक क्षण में हम इसको विराम दे सकते हैं। आज देश में छोटे बड़े 6,38,365 गांव हैं और एक एक गांव में साल भर में लाखों रुपए का और बड़े गांव में करोड़ों रुपए का खाद बीज और कीटनाशक आते हैं। इसका कुल मूल्यांकन करते हैं तो ये 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो खाद बीज और कीटनाशक का धंधा हो जाता है। 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। एक संकल्प ले लें कि हमें कुदरती खेती को अपनाना, और उससे फायदा है, कई गुना फायदा है। यदि रासायनिकों से खेती करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 10,000 रुपए का खर्च आता है, कम से कम, खाली कीटनाशक और खाद का। और बीज तो आजकल इतने महंगे महंगे हो गए, यदि 500 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए किलो तक बीज आते हैं। 1 एकड़ जमीन में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा। इस देश के लोग यदि 35 करोड़ एकड़ जमीन के ऊपर भी खेती करते हैं तो आप उसका कुल मूल्यांकन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये खर्चा खाली खाद और कीटनाशक का कितना आता है। और उनसे फिर जो बीमार होते हैं तब उनसे कितना खर्चा आता है। माने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का तो खाद और बीज कीटनाशकों का खर्चा, और उसको खाकर के जो बीमारी होती है उसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा। ये जो स्वदेशी का दर्शन है ये खाली वाणी विलास के लिए नहीं है, आप इसका मूल में जाकर के देखिए। आज जो घरों में कैंसर हो रहा है, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, इसका कारण क्या है? एक एक गांव में औसत 1 से लेकर के 10 व्यक्तियों को कैंसर हो चुका है। मैं भी पंजाब में था तो वहां एक जज्जल गांव है, उस गांव के व्यक्ति ने आकर के, हमारे वहां का एक प्रिंसिपल है, उसने आकर के बताया। और बाबा जी इसी साल उसमें 6, ये पिछले महीने की मैं बात बता रहा हूं, साल पूरा भी नहीं हुआ, बोले बाबा जी 6 लोग तो इसी साल मर चुके हैं। किससे? कैंसर के कारण से। एक एक गांव में यदि 5-5, 6-6 लोगों की मौत होने लग गई, और फिर आगे बोले बाबा जी हमारी तो समस्या यह है कि हमारे गांव में कोई शादी नहीं करता। वो लोग सोचते हैं कि भाई इस गांव में शादी तो कर दी, पता नहीं कल को जिसके साथ शादी कर रहे हैं वो जिंदा रहेगा या नहीं, और जो बच्चे पैदा होंगे वो सही सलामत होंगे या नहीं। ये खाली जज्जल की बात नहीं कर रहा हूं, ये दक्षिण के गांव के, आपने स्वर्गीय राजीव भाई से भी सुना होगा और मैंने जाकर के देखा। एक एक गांव, किसी किसी गांव में तो पूरे के पूरे बच्चे अपंग पैदा हो रहे, पूरे के पूरे बच्चे। और दूसरे गांव की बात छोड़ो ना, सब अपना अपना टेस्ट करवा लो, सबके खून के अंदर यूरिया और पेस्टिसाइड मिलेंगे, आपके भी। और मैं भी चलता फिरता खाता रहता हूं, कोई ना कोई साग सब्जी तो खाता ही हूं, पूरे हिंदुस्तान का। अब मैं कहां से कहूं कि मेरे लिए चलो गाय का दूध ला सकते हैं, लेकिन वो गाय का दूध जो है, जो घास खाती है जो गाय, वो विषमुक्त होगी वो घास, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। इसलिए मेरे और आपके शरीर में भी जहर घुला हुआ है। हमारे खून के अंदर यूरिया है, हमारे खून के अंदर ये डीएपी है, हमारे खून के अंदर जितने भी कीटनाशक हम डालते हैं सब हमारे खून के अंदर है, माताओं के दूध के अंदर है। इसलिए माताएं बच्चों को जो दूध पिलाती हैं, दूध में ही उनको ये खाद और कीटनाशक मिल जाते हैं। और हालात ये होगी कि ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो देश की स्थिति बहुत खतरनाक होगी। तो चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो विकलांग बच्चों की पैदा होने की समस्या हो, चाहे इनफर्टिलिटी की बीमारी हो, संतान न होने की समस्या हो,
चाहे बीपी और शुगर की बीमारी हो, स्ट्रेस उसका एक कारण है। ये भी तो इंडस्ट्रियल डिजीज आजकल बोला है, पहले तो बोलते थे स्ट्रेस से होने वाली डिजीज, अब बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजीज। अब ये जितना भी हो अंधा औद्योगिक विकास हो रहा है, इससे भी बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। भाई बहनों, एक छोटा सा दर्शन है, अब इसको अपनाने की आवश्यकता है। इस बार जनवरी महीने से ये प्रयोग पतंजलि योगपीठ में शुरू कर रहे हैं। स्वदेशी उद्योग एक कल्पना है और हम चाहते हैं कि ये इसके ऊपर हमने 2 वर्षों तक तो पूरा गहन शोध किया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, उसकी तैयारी की। अब 2 वर्षों में वो पूरा प्रकल्प शुरू हो गया और 2012 से हम उसको गांव में उस प्रयोग को लेकर के आएंगे। तो मैं आपसे इतनी बात कहूंगा कि हम सबका जो सपना है कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, तो उसके लिए आज एक संकल्प लेके जाएंगे कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और ये काला धन लाने का जो अभियान अब 2-3 चरण में अगले साल चलेगा और 4 जून से पहले पहले इस काले धन का हिसाब इस देश को दिलाना है और जिसने लूटा है उसको पूरे देश के सामने बेनकाब करना है। यह आज संकल्प आपको लेकर के जाना है। आस्था जीवन का आधार भी बिटेगा, इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं का भी अंत होगा। मैं इतनी सी बात ये कह करके कि आज हम एक संकल्प के लिए यहां पर इकट्ठे हुए, मैं पूज्य माताजी और पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राजीव भाई जैसा हीरा इस देश को दिया, कोहिनूर की चमक। चाहे आज भारत में शोभायमान न होती हो, वो ब्रिटेन के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाती हो, लेकिन राजीव भाई जैसा इन्होंने जो हीरा दिया इस देश को, उसकी चमक इस हिंदुस्तान में सदियों सदियों तक, युगों युगों तक रहेगी, क्योंकि वो ऐसी खुशबू छोड़ करके गए हैं, वो एक ऐसा विचार छोड़ करके गए हैं, एक ऐसा तपपूर्ण जीवन जी करके गए हैं, वो बेमिसाल है। और मैंने कहा वो अपने विचार से, अपने संकल्प से और अपने तप से, अपने त्याग से, वो हमेशा के लिए केवल कुछ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो विचार अब बहुत दूर तक जाएगा, वो करोड़ों लोगों के भीतर जिंदा रहेंगे और वो संकल्प साकार होने का वक्त आया है। देखो, किसी भी कार्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़े संयोजन की जरूरत होती है। और भाई प्रदीप जी ने राजीव भाई का अनुज होने का धर्म पूरी प्रामाणिकता से निभाया, इसके लिए हम इनको आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। स्वदेशी के दर्शन के अनुसार बोले तो वो 121 करोड़ भारतीयों की विरासत थे। और यदि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम कहें तो राजीव भाई जिस संकल्प के लिए जीते थे और जिस विचार में जीते थे, जिन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों में जीते थे, वो अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार वो दुनिया के 7 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक महान आदर्श थे। इसलिए उनको हम केवल ये माने कि राजीव भाई का काम वो जो है वो केवल प्रदीप भाई करेंगे या एक परिवार करेगा, ऐसा सोचना शायद संकीर्णता होगी। और यदि हम उनको यहां बांध दिया तो फिर वो विराट व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि हमने सागर को जो है कहीं बूंद समझ करके और हमने बांधने की कोशिश की। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, जितने भी हम जिन क्रांतिकारियों के हम नाम लेते हैं, जिन महापुरुषों के हम नाम लेते हैं, वो महापुरुष कभी एक परिवार की विरासत नहीं रहे। स्वर्गीय राजीव भाई के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं यहां आज। मेरे पास में एक बार उनके साथ में जिनके वैचारिक मतभेद हो गए, ऐसे करीब 40-50 लोग बैठे हुए थे। पतंजलि योगपीठ में मीटिंग चल रही थी। मैंने उस दिन एक बात को कहा था, मैंने कहा भाई चलो तुम जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हो, बताओ राजीव भाई के चरित्र पर किसी को आशंका है? तो सब ने हाथ जोड़ के बोले बाबा जी ये तो हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। जिनके विरोधी भी जिनके चरित्र के बारे में
स्वप्न में भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव भाई का था। स्वप्न में भी बोला हम नहीं सोच सकते। जिनके विरोधी भी, जिनके निष्कलंक चरित्र के बारे में सोचते हैं, वही विचारों से विरोध हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दो सुचिताएं जीवन में सबसे बड़ी होती हैं, और जिसके जीवन में दो सुचिताएं हो वो पुरुष नहीं महापुरुष होता, मानव नहीं महामानव होता है। और जिसके जीवन में दो सुचिताएं हो, इसका मतलब उसका जीवन पुण्यों से भरा हुआ है। एक आर्थिक सुचिता और दूसरी चारित्रिक सुचिता। स्वर्गीय राजीव भाई की चारित्रिक सुचिता के बारे में मैंने कहा उनके विरोधी भी कोई प्रश्न, और उनके आर्थिक सुचिता के बारे में जो देश के लोगों ने उनको स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने के लिए दिया, उन स्वदेशी के काम के आगे बढ़ाने के लिए 100% प्रामाणिकता के साथ उन्होंने उस काम में लगाया। इसलिए आर्थिक और चारित्रिक सुचिता में राजीव भाई का कोई शानी नहीं है। मैं इस बात को गर्व से कहने में फक्र अनुभव करता हूं। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। यू किसी बात को कहना अलग बात है, उसको मैंने कहा जीना अलग बात है। 6,38,365 गांव में हम समानांतर एक बहुत बड़ी सात्विक शक्ति खड़ी करेंगे इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ने के लिए, और तब इस देश में एक सच्चा लोकतंत्र आएगा, और तब इस देश में सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, और सच्चे अर्थों में इस देश को स्वाधीनता और आजादी मिलेगी, जिसको राजीव भाई कहते थे अभी तो आधी अधूरी आजादी हमें मिली है, अब संपूर्ण आजादी के लिए हमें प्रयास करना है, संपूर्ण स्वाधीनता के लिए प्रयास करना है। तो ये एक एक गांव में अब आपको राजीव भाई बनकर के खड़ा होना है, एक एक शहर में, एक एक जिले में, और तब जाकर के और पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, तब ये संकल्प जरूर साकार होगा। यह स्वदेशी दिवस हम हर दिन जिएंगे। ये तो प्रतीकात्मक रूप से हम वो विचार हमारे भीतर गहरे प्रवेश कर जाए, इसलिए हम इकट्ठे होकर के संवाद करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, और आज इस चिंतन का, इस मंथन का, और आज की सभा का, आज के इस शहादत दिवस का, जिसके लिए हम ये भी भगवान का एक विधान कहिए कि उनका एक ही दिन आना और एक दिन यहाँ से जाना, उनका गौरवपूर्ण जीवन जीना, उनका जीना और जाना, उसके पीछे भी एक भगवान का, मैंने कहा, जो एक विधान, और उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा संकल्प छोड़ करके चले गए। जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, उन सब के हृदयों में उनके लिए अत्यंत आदर का भाव है। और ऐसे बहुत से अवसर आते हैं मेरे जीवन में, बहुत से अवसर आते हैं आपके सामने, जब आप खुद सोचते हैं काश राजीव भाई होते तो कितना अच्छा होता। और जो सपना लेकर के जीते थे उसको जब साकार होते हुए देखने का वक्त आया, तब वो हमारे बीच से चले गए। उस पुण्यात्मा के प्रति, उस दिव्यात्मा के प्रति, उस ईश्वरीय आत्मा के प्रति, उस भागवत जीवन को, उस महान जीवन को, उनके उस महान बलिदान को, उनके उस अमरत्व को प्रणाम करते हुए, उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए, और उनके संकल्पों से अपने भीतर, उनके विचारों से, उनके आदर्शों से अपने भीतर अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए अनुप्राणित होते हुए हम सब उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो जहां हम बेबस होते हैं, और हम उस बेबसी को हर पल महसूस करते हैं, लेकिन उनके उस संकल्प को हम टूटने नहीं देंगे, उनके विचार को हम जिंदा रखेंगे और उसको साकार करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सब भाई बहन जो है, कुछ सैकड़ों, कुछ तो हजारों किलोमीटर दूर से भी मैं देख रहा हूँ, बहुत से कार्यकर्ता पूरे देश भर से भी यहाँ पर आए हुए हैं आज के दिन उनको प्रणाम करने के लिए और उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए। और मुझे लगता है 2012 में जो खेती से लेकर के
और स्वदेशी की जो विभिन्न पहलू हैं उन सभी को हम बड़े रूप में आगे ले जा सकेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आपका स्केच बनाया है, जिसने दिन रात मेहनत करके वो आपको वो भेंट करना चाहता है और सबको दिखाना चाहता है। इसका नाम है सुशील पाटिल। सुशील पाटिल, खुश रहो। एक बार पुनः श्रद्धेय राजीव भाई के प्रति अपने भावपूर्ण हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके अमर यशस्वी जीवन को प्रणाम करते हुए मैंने कहा, महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो अपने कार्य से, अपने ज्ञान से, अपने चरित्र से सदा अमर रहते हैं। तो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के प्रति अपने हृदय की श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को प्रणाम करते हुए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जिस मातृभूमि के लिए वो जिए, उस भारत माता को बचाने के लिए स्वदेशी को के माध्यम से एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होकर के प्रस्थान करेंगे। भारत माता की वंदे। राजीव भाई, राजीव भाई, राजीव भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा। वर्धा के साथ साथ पतंजलि योगपीठ एवं देश भर में स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित के बलिदान दिवस को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाया गया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अंश। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवीर्षेदन्नममा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वां मम देव देवा त्वमेव सर्वां मम देव देवा। श्रद्धांजलि सभा और आज आदरणीय भाई राजीव जी का जन्मदिन भी है। वो आज ही के दिन इस दुनिया में आए और उसी दिन इस दुनिया से चले गए। ऐसा बहुत ही कम होता है, जन्म तिथि और पुण्य तिथि एक ही दिन हो। उनके साथ एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा और जितने भी लोग श्रद्धेय स्वामी जी से
जुड़े हुए हैं, लगभग वो सभी लोग स्वामी जी के प्रेरणा से, भाई राजीव जी से पूरी तरह से जुड़ गए थे। और उससे पहले भी हम सब जानते हैं, मुझे स्मरण है 2006 में उनका प्रोग्राम पहली बार दिव्य योग मंदिर के प्रांगण में हुआ था। और तब से, क्योंकि श्री स्वामी जी योग, संस्कृति और आध्यात्म के माध्यम से देश को, देश के लोगों को जागृत कर रहे थे। वहीं राजीव भाई स्वदेशी और राष्ट्रवाद के माध्यम से उस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। बाद में उन्हें लगा कि उस अभियान को पूर्ण करने के लिए श्री स्वामी जी के साथ जुड़ करके वो कार्य करेंगे तो शायद उसको पूर्ण कर सकेंगे। उस संकल्प के साथ पूरी तरह से अपनी संस्था को भी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योग ट्रस्ट और भारत स्वाभिमान के अंदर समाहित करके कार्य करने का उनको लगभग 2 वर्ष का उनको मौका मिला। उन 2 वर्षों में, क्योंकि सदैव स्वामी जी का पूरा साथ था, जितने भी भारत स्वाभिमान के पास संसाधन थे, उन संसाधनों के माध्यम से देश के कोने कोने में उनके संदेश को, उनके संकल्प को पहुंचने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। तो अल्प समय में उनका जो संकल्प था वह करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका था और हर एक कोई ऐसा महसूस करता था कि राजीव भाई की वजह से श्री स्वामी जी का जो अभियान है उसको पूरी ताकत मिल रही है। बहुत सारी चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि किसी भी रूप में किसी ने सोचा ही नहीं है। प्रायः 2 चीजें होती हैं कि या तो कोई बहुत बुजुर्ग हो या कोई बहुत रोगना हो। 2 व्यक्ति के लिए हम सोच सकते हैं कि यह हो सकता है कि हमसे बिछड़ भी जाए, पर वो दोनों ही स्थितियां नहीं थी। परंतु जो अनहोनी थी, विधाता को जो मंजूर था वो हुआ और स्थूल रूप से वो हमसे बिछुड़ गए। हमारे पास उनकी स्मृतियां हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान सीढ़ियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारे बीच में है। और जो लोग उनसे मिले, उनसे जुड़े, अभी उनकी चर्चा भी की, जो मैंने महसूस किया, हालांकि वो आयु में मुझसे थोड़े बड़े थे, परंतु मेरे प्रति उनकी भावनाएं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के साथ होने की वजह से वो बड़े की तरह से मेरे से व्यवहार करते थे। मैंने देखा जो एक सरलता, अत्यंत मृदुता, अत्यंत मिलनसार है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य है, वह स्थूल रूप से हमारे बीच में नहीं है, तो उसको स्मरण करने का एक तो होता है शब्दों के द्वारा हम उसका स्मरण करें, और दूसरी बात यह है कि उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, उस संकल्प में हम जीने का संकल्प लें। तो उनके लिए जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही है कि जिस भाव में प्रिय राजीव भाई जीते थे, जिस संकल्प के लिए अपने जीवन को उन्होंने अर्पण किया था, उसी संकल्प के लिए हम जिए, अपने जीवन को माँ भारती की आराधना के लिए, स्वदेशी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए हम लगा दें, तो